हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। आज जो हम ज्योमेट्रिकल फिगर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट द फोर्थ वन, उसका नाम है ट्रायंगल। तो आज हम देखेंगे ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल्स की टाइप्स क्या होती हैं, उसका एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर स्टडी करेंगे और देन हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो ट्रायंगल एक रफ वे में आप सोच सकते हो, ट्रायंगल इज अ 3 साइडेड फिगर। जैसे आपने रेक्टेंगल को देखा, रेक्टेंगल को और एक स्क्वायर देखा आपने, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर 4 साइडेड फिगर थे, बट उनमें प्रॉपर्टीज क्या थी कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सेम होती है, एक साइड को लेंथ कहा जाता है, एक साइड को ब्रेड्थ कहा जाता है। कहने का मतलब चारों साइड सेम नहीं होती, और स्क्वायर में चारों साइड सेम होती हैं। तो एक 4 साइडेड फिगर की 2 टाइप्स बन गई डिपेंडिंग अपॉन उनकी जो साइड्स थी वो उनकी लेंथ सेम है या नहीं। तो वैसे ही अगर 3 साइडेड फिगर है एक प्लेन में, उसको बोला जाता है ट्रायंगल। तो अगर वो 3 साइडेड फिगर है, जैसे आप ये देख रहे हो सारी 3 साइडेड फिगर्स हैं, तो ये सारे क्या है, ट्रायंगल्स हैं। जब 3 साइडेड फिगर्स हैं तो उनके बीच में जो एंगल बनता है वो भी कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। सो अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स 3 एंगल्स 1 2 3, और वर्टिसेस, ये जो कॉर्नर्स है ना 1 2 3, ये भी कितनी है, 3। तो ये ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 3 साइड्स 3 एंगल्स 3 कॉर्नर्स या वर्टिसेस बोल लीजिए। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ जो साइड्स इक्वल हैं, हमने ट्राइंगल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। देखो 3 साइड्स हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है, तीनों की तीनों जो हैं वो डिफरेंट हो। एक की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, दूसरे की 7, तीसरे की 8 हो सकती है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी ट्राइंगल की जो साइड है वो दूसरी साइड के बराबर नहीं है, यानी कि ऑल साइड्स आर डिफरेंट। अगर सारी की सारी साइड्स डिफरेंट है तो बोलेंगे वो ट्राइंगल कौन सा है, स्केलन ट्राइंगल, कि उस ट्राइंगल में कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि जो 3 साइड्स हैं उसमें से 2 जो हैं वो सेम है, 2 सेम है बट तीसरी अलग है, एक 6 है दूसरी भी 6 और तीसरी 8 है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें 2 साइड सेम होती है, मैंने यहाँ कोशिश की है कि ये दोनों सेम दिखाने की और ये डिफरेंट है। तो अगर 2 साइड सेम है, एक साइड डिफरेंट है, तो ऐसे ट्राइंगल को बोलता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो व्हाट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल? अ ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर सेम। और ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों की तीनों साइड्स बराबर हो जाए, अगर एक 7 सेंटीमीटर है, दूसरी भी 7 सेंटीमीटर और तीसरी भी 7 सेंटीमीटर, तो ऐसा ट्राइंगल हमारा बन जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये मैंने यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश की है। सो दिस इज द थर्ड वन। सो हमने देखा कि ट्राइंगल 3 टाइप के हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उनकी तीनों साइड्स अलग हैं, कोई 2 सेम है या तीनों की तीनों सेम है। ठीक है, अब एक ट्राइंगल और दिख रहा है, इसको हम अलग से स्टडी करेंगे। तो ब्रॉडली 3 ट्राइंगल्स हमने डिस्कस कर लिए और किसको क्या कहा जाता है ये भी हमने देख लिया। ठीक है, तो अब इनका जो तो ये भी हमने देखा कि 3 इनमें एंगल्स हैं। तो ये जो लास्ट ट्राइंगल है 4th, इसको थोड़ा सा अलग लिखते हैं हम। इसका नाम होता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इसको राइट एंगल ट्राइंगल कहने का मतलब है, अगर आप ये साइड देखो और ये जो साइड देखो, इन दोनों के बीच में अगर आप एंगल देखो तो ये इसके ऊपर एकदम बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी है। जैसे हम जमीन के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। तो जो एंगल बनता है, ये जो एंगल होता है इसको कहा जाता है 90 डिग्री। क्या कहा जाता है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री को ही कहा जाता है राइट एंगल, हमने पढ़ा हुआ है। तो 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, उस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये आप लिख लीजिए, अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक बात ये, और दूसरी बात ये भी आपको पता है कि एंगल जो साइड होती है, साइड अपोजिट टू राइट एंगल, उसको क्या कहा जाता है? जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होती है उसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूज, शॉर्ट में लिखा जाता है H। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में ये वर्ड यूज होता है हाइपोटेन्यूज, तो मैंने सोचा यहाँ डिस्कस कर लें। सो राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, बाकी 2 एंगल्स क्या होते हैं, हमने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। इसका मतलब वो एंगल कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक रिजल्ट है जो आप लिख लीजिए, एक रिजल्ट है पहला, वो है द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स, 3 ही एंगल होते हैं,
द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज, कितना होता है सम, दिस इज 180 डिग्री। तो अगर आपके पास एक ट्राइंगल दिया है तो ये एंगल है सपोज ए, ये एंगल है बी, ये एंगल है सी, तो आपको पूछे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम, मतलब ये तीनों को जोड़े तो टोटल कितना बनेगा, तो टोटल विल बी 180 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। यहां से एक बात अगर आप और ध्यान से देखें, अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें हमें पहले ही पता है कि एक एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। अगर इसका नाम है ए, बी और सी, हमें पता है पहले ही राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल बी होता है 90 डिग्री का, इसलिए जो दो एंगल बच गए ए और सी, उनका सम कितना होगा, तो हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होता है 180 डिग्री किसी भी ट्राइंगल में। और एंगल बी कितना आ गया, एंगल बी आ गया 90 डिग्री का, तो ये 90 जब यहाँ जाएगा तो क्या बचेगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, आपके पास टोटल 180 रुपये है, एक एंगल को रुपीज़ मान लीजिए, उसमें से टोटल में से एक आपको पता है आपके पास 90 हैं, तो जो बाकी दो बचे वो कितने होंगे, उन दोनों का जोड़ कितना होगा, 90 होंगे, टोटल आपके पास 180 है। इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल राइट एंगल नहीं होता उनका सम कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, उनका सम कितना होता है, 90 डिग्री। ये हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, मे बी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले, तो इसलिए ये मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दे दिया। अब यहाँ पे पैरामीटर कौन सा है जिसको हम स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे जो पैरामीटर है इंपॉर्टेंट वो है एरिया। सरकमफ्रेंस या पैरीमीटर यहाँ डिस्कस नहीं किया जाता, कर सकते हैं बट क्वेश्चन उसमें आते नहीं हैं, तो कुछ अच्छा सा फॉर्मूला भी नहीं बनता है। तो जो एरिया पैरामीटर है वो हम डिस्कस करेंगे। क्या, एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, तो ट्राइंगल का एरिया, इसके कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला है। जो पहला फार्मूला है एरिया का, और दिस इज 1/2 बेस इनटू हाइट बोल सकते हैं, और हाइट को ऑल्टीट्यूड भी कहा जाता है, बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। तो जैसे अगर आपके पास ये ट्राइंगल है ए बी सी, तो अगर आप इसको बेस मान रहे हो इस साइड को, देखो बेस क्या होता है, अगर आपने ये साइड को बेस माना तो ऑल्टीट्यूड डिपेंड करेगा इस साइड पे, वो क्या होगा, जो अपोजिट इसके पॉइंट है ना, कॉर्नर है इस साइड के, उससे आपको यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाना है। ठीक है, 90 डिग्री एंगल बनाना है, ये 90 डिग्री एंगल बनाना है। तो ये जो लेंथ होगी ना, जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी ऊपर से नीचे आए, इसको हम बोलेंगे एच, हाइट, और ये जो हमने साइड ली इसको बोलेंगे बेस। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या बचेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। जो इस साइड की लेंथ है उसको रखेंगे, और ये जो ये डिस्टेंस है इसको हम रखेंगे, तो हमें मिल जाएगा हमारा एरिया क्या होता है। ठीक है, दूसरा, ये तो था एरिया किसी भी ट्राइंगल का, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर आपको दे दिया है कि जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल है, तो उस केस में फॉर्मूला थोड़ा सा और इजी हो जाता है, एंड फॉर्मूला इज √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड मतलब ट्राइंगल की तीनों जो साइड्स हैं वो बराबर है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो आप इसको लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए, तीनों सेम है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर आपको एरिया पूछा है तो हम क्या करेंगे, √3/4 जो साइड है उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया आपने, दोनों फॉर्मूले एरियाज के जो यूज होते हैं। ठीक है, तो अब इस पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose base is 1.5 मीटर लॉन्ग एंड हाइट इज 75 सेंटीमीटर। तो एक ट्राइंगल दिया है, उसमें एक बेस दिया और एक हाइट दिया है, हम कोई भी एक रफ सा ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो कहता है उसका जो बेस है, तो इसको मैं बेस मान लेता हूँ, वो कितना दिया है, बेस आपको क्वेश्चन में 1.5 मीटर, क्वेश्चन नंबर 1। तो 1.5 मीटर बेस दिया हुआ है, और जो हाइट दी हुई है, हाइट ये दी है 75 सेंटीमीटर। तो बेस भी दिया, हाइट भी दिया है, एरिया के लिए ये दो ही रिक्वायरमेंट्स है, तो देयरफॉर एरिया किसके बराबर होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 बेस कितना है,
देखो बेस दिया है 1.5 मीटर्स। मैंने आपको पहले ही कहा था जब भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन का सारे यूनिट सेम होने चाहिए, ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में है, तो इसलिए एक काम करो आप पहले ही इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, मीटर से सेंटीमीटर में हम प्रेफर करेंगे जाना। तो 1.5 का सबसे पहले मतलब है 15/10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक जीरो आएगा, और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो ये एक जीरो कैंसिल, तो 15 × 10 150 सेंटीमीटर। तो इसलिए जो हमारे पास बेस आ गया वो 150 आ गया, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू यूज करूंगा 150 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 75, तो आंसर आ गया 275 जा, देखो 75 तो जाएगा नहीं 2 के टेबल्स पे, 150 जाएगा तो पीछे बचा 75। अब 75 × 75 इज 75 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं जो आप याद रखेंगे कि जब भी ऐसा नंबर आए स्क्वायर निकालने के टाइम जिसके एंड में 5 हो, तो यहाँ पे एक ट्रिक है वो हम यूज करेंगे। ये ट्रिक क्या कहती है कि जो लास्ट में 5 लगा सबसे पहले आप उसका स्क्वायर कर दो, तो 5 का स्क्वायर क्या है 25, ठीक है। अब इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले ये नंबर डिसाइड करेगा जो 5 से पहले है। देखो 5 से पहले 7 है, तो हम क्या करेंगे 7 से बड़ा नंबर कौन सा है 8, तो 7 को अपने नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 जा 56, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 5625। क्योंकि हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आंसर आएगा 5625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5625 मीटर स्क्वायर को टिक आप नहीं करेंगे, आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अगर पेपर में क्वेश्चन का आंसर मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप यहाँ निकालने के बाद इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा 75 का स्क्वायर निकालना। एक और प्रैक्टिस करते हैं, 45 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा 5 का स्क्वायर कर दो 25, और ये जो नंबर बचा इसका नेक्स्ट नंबर क्या है, 4 के बाद आता है 5, तो जो 4 के बाद 5 आता है इन दोनों को आपस में कर दो मल्टीप्लाई, 5 4 20, तो ये निकल के आ जाएगा 45 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे आप स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। समझ आ गया प्रॉब्लम। तो एरिया निकालना था एक ट्राइंगल का जिसमें बेस और ऑल्टीट्यूड या हाइट जो हमें दी थी और यूनिट्स को कन्वर्ट करना भी हमने देखा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अपनी स्क्रीन पे, उसमें भी एरिया निकालना है। तो क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज ईच साइड इज 12 सेंटीमीटर, जिसकी हर साइड 12 सेंटीमीटर की है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हर साइड 12 सेंटीमीटर की है, तो उसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, शॉर्ट में ई क्यों लिखते हैं, ट्राइंगल ऐसे लिखते हैं। तो दिस इज √3/4 साइड स्क्वायर, तो दिस इज √3/4, साइड कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर। तो क्योंकि हमें इसको काटना है 4 से, तो मैं 12 का स्क्वायर नहीं करूंगा, 12 × 12 लिख दूंगा 12 स्क्वायर को। तो 4 3 जा 12, 3 को 12 से करेंगे तो कितना आएगा 36, तो 36 √3, सो 36 √3 इज द आंसर। क्वेश्चन सेंटीमीटर में था तो हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट्स पे ध्यान रखना है, जब भी आपका क्वेश्चन निकल जाए आंसर में कंफ्यूज किया जा सकता है, यूनिट से सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, सो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो ये यहाँ पे क्या था इस क्वेश्चन में, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें साइड दी थी तो हमने फॉर्मूला यूज किया √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब ये एरिया के तो हमने क्वेश्चन देख लिए, अब हम एक क्वेश्चन एंगल्स पे करते हैं कि एंगल्स पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिया इफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 30 डिग्री एंड 105 डिग्री। तो एक ट्राइंगल है, मैं एंगल गलत भी कभी कभी बना दूंगा, लेकिन ये हम समझने के लिए देखते हैं कि हम एंगल कैसे बना रहे हैं। तो एक एंगल हमें दिया हुआ है 30 डिग्री का और एक एंगल दिया है 105 डिग्री का। आप कैसे भी बना लें, ये सिर्फ समझने के लिए है। तो इफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 30 डिग्री एंड 105 डिग्री देन द थर्ड एंगल विल बी। तो 2 दिए हैं, तीसरा नहीं पता, तो हमने पहले ही कहा था कि ट्राइंगल्स का टोटल होता है 180 डिग्री। तो आपके पास टोटल 180 बनना चाहिए। आपको दिया कितना है 105 और 30, दोनों को प्लस करो तो कितना बन गया 135। 135 है, 180 होना चाहिए, इसका मतलब जो थर्ड बचा वो कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो 180 में से 35 निकालें, 10 में से 5 के 5 या 8 कैरी किया, 7 में से 3 के 4, तो 45 डिग्रीज विल बी द आंसर। तो अगर पूरा इसको सॉल्व करना है, इसको ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, तो आपके पास है एंगल ए प्लस एंगल बी
प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। बी और सी की जगह लिख दो 105 प्लस 30 इक्वल्स टू 180। ए हमें नहीं पता तो देयरफॉर ए कितना आ जाएगा, ए प्लस 105 और ये 135 इक्वल टू 180 और ए इज इक्वल्स टू 180 में से 135 निकाले तो हमारे पास आया 45 डिग्रीज। तो ये हुआ मैथमेटिकल टेक्निक। तो कुछ चीज़ों को हम एक अपनी कॉमन जो है नॉलेज से भी कर सकते हैं, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को बेटर है ट्राई कीजिए वैसे रफ मेथड्स। टोटल 180 करना है आपके पास, आप मान लीजिए 180 रुपये टोटल होने चाहिए, 135 है तो कितने कम है, तो 45 रुपये कम है। इसका मतलब थर्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये एक एंगल से भी क्वेश्चन आ गया। अब थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन हम देखते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्या दिया हुआ है, इफ वन एंगल ऑफ एन राइट एंगल ट्राइंगल इज 60 डिग्री देन द अदर टू एंगल्स आर। इफ वन एंगल ऑफ एन राइट एंगल इज 60 डिग्री, तो सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया है तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। ये आ गया राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल हमें पता होता है वो है 90 डिग्री। अब उसने दिया क्या, इफ वन एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 60 डिग्री, तो ये तो हमें पता है। तो जो दो नहीं पता उनमें से एक एंगल है 60 डिग्री का, कितना, 60 डिग्री है। तो बोलता है एक 60 क्या बताओ दूसरे दो कितने के होंगे, तो एक तो 90 का होगा, ये तीसरा कितना होगा, हमें पता है टोटल कितना होना चाहिए 180 180 डिग्री। तो इन दोनों को टोटल करो, 90 और 60 हुए 150, तो 150 हो गए तो बचा कितना, बचा 30, है ना। तो एक एंगल 60 डिग्री का है, वो हमें दिया हुआ है, गिवन है। इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी। तो हमें पता है एंगल बी कितना है 90 डिग्री का, देयरफॉर एंगल सी कितना होगा, इसका नाम हम सी ले लेते हैं जो हमें दिया है। तो हमें एंगल ए निकालना है, तीसरा एंगल निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, टोटल में से जो दिया है उनको माइनस कर दो, तो 90 और 60 दिया है, इनका सम हुआ 150, तो कितना निकल गया 30 डिग्री। तो ऐसे आपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व तो करना है बट अपनी स्पीड को बढ़ाना है। ऐसे क्वेश्चंस में लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। फिगर बनाई, एक जो दिया इन्फॉर्मेशन वो पुट करो, 60 डिग्री दिया है, 90 हमें पता है, तो बचा गया 90 और 60 150, 180 पहुंचने के लिए 30 का हमें, तो अगला एंगल कितना हो गया 30। तो बच गए एंगल्स वो कितने हैं 30 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो ट्राइंगल के रिलेटेड हमें पूछे जा सकते हैं। तो ये जो 3-4 फिगर्स थी जो इंपॉर्टेंट्स थी, ज्योमेट्रिकल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल एंड ट्राइंगल, उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो जो कुछ फिगर्स और हैं उनको हम देख लेते हैं, उनके हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं, उनके फॉर्मूलाज कैसे हैं, उन पे क्वेश्चन भी ऐसे ट्राई किए जा सकते हैं। बट ज़्यादातर उन फिगर्स पे डायरेक्टली हमें एग्जाम में फॉर्मूला पूछा जाता है, इसलिए हम उनका फॉर्मूला थोड़ा सा देखेंगे बनता कैसे। याद तो हमें करना ही करना है, बट अगर गलती से भूल जाए तो हम उसको देखेंगे कि हम उस फॉर्मूले को याद कैसे कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट फिगर है इसमें, वो सबसे पहले हम देखते हैं 5th सिलेंडर। एक सिलेंडर को आप समझ सकते हैं जैसे आपका घर में गैस वाला सिलेंडर होता है। तो मैं आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए बता दूं, कुछ ऐसा होता है सिलेंडर, है ना, गोल सा होता है और कुछ लंबाई होती है। तो अगर इसको मैं ड्रा करने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसा होता है सिलेंडर, है ना। इसका जो बेस होता है सिलेंडर का वो गोल होता है, ठीक है। तो वही मैंने नीचे गोल बनाने की, कुछ ऐसा होता है सिलेंडर। तो इसमें भी हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, इसके पैरामीटर्स। तो वो पैरामीटर्स याद करने हैं फॉर्मूले, और कैसे आते हैं थोड़ी सी देखेंगे। बेसिकली अगर हम देखिए सिलेंडर बनता कैसे है, तो सिलेंडर बनता है अगर आपके पास एक हॉलो रिंग है, एक रिंग है, सपोज कोई भी रिंग हो सकती है, आपने वो रिंग ली, इसके ऊपर एक और रिंग रखी, इसके ऊपर एक और रिंग रखी, एक जैसे रिंग्स इकट्ठे की। तो अगर आप देखेंगे एक जैसे रिंग्स इकट्ठे करने पे तो वो बनेगा क्या, सिलेंडर। आप घर में कोई भी एक रिंग लीजिए, उसके ऊपर एक रिंग और रखिए, तो उनको जोड़ते जाइए तो नई फिगर बनेगी, है ना, उसकी हाइट बढ़ती जाएगी बेसिकली। तो वो क्या फिगर बनेगी, सिलेंडर। तो सिलेंडर किससे बना, एक सर्कल से बना, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, पैरामीटर्स। तो जो सबसे पहला पैरामीटर है वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, सिर्फ एरिया नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, याद कैसा रहेगा।
कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है ये जो आपको सिलेंडर दिया है, जो इसमें घुलाई वाली चीज़ है, कर्व है, सिर्फ ये कितना है, ये जो घुलाई है जगह, ये कितनी जगह है। आप बोलोगे इसके सिवा इसमें है क्या, इसके सिवा इसमें ये बेस है, ये जो बेस है वो भरा हुआ है, बट सिलेंडर बीच से क्या होता है, खाली होता है। मैंने यहाँ से रखा भी है, सिलेंडर बीच से खाली होता है, लेकिन इसका जो एंड पॉइंट है वो फिल्ड होता है। इवन इसका जो शुरू का ये जो दिख रहा है आपको, ये भी बंद होता है, लेकिन मैंने दिखाने के लिए आपको दिखाया। तो सिलेंडर कुछ ऐसा होता है बट बीच से हॉलो होता है। तो ये जगह कर्व्ड है, ये जगह फ्लैट है, तो बोलता है ये जो जगह है टोटल, इसका एरिया कितना है इस बेस को छोड़ के। तो मैंने आपको कहा जो सर्कल होता है, ये जो सर्कल है ना, इसके ऊपर एक और सर्कल रखा तो क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया जिसकी गोलाई है और बेस उसका अभी खाली है। तो ये हुआ हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे बनेगा, किसकी कलेक्शन से, विद द हेल्प ऑफ कलेक्शन ऑफ सर्कल्स। तो आपको पता है ये जो सर्कल की गुलाई होती है वो क्या होती है, सरकमफ्रेंस होता है ना, क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है। एक जो सर्कल की गुलाई होती है, एक पर्टिकुलर सर्कल की जो गुलाई होती है, ये जगह क्या होती है उसका, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई r होता है, ये हमने देखा था सर्कल में। अब जैसे अगर आपको कोई बोले एक सिलेंडर किससे बना है, सर्कल से बना है, मल्टीपल सर्कल से बना है, और वो बढ़ता जा रहा है, फिगर ऊंची होती जा रही है। तो जब वो ऊंची होती जा रही है, एक सर्कल है, फिर दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो ये सॉलिड जगह आपको मिल रही है। तो ये कितने सर्कल रखे, अगर हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे एक सर्कल के साथ तो पता चल जाएगा हमें कि हमारी ये पूरा एरिया कितना है। लेकिन अब हम ये इतने छोटे छोटे सर्कल से बनाएंगे, हम उसको देख नहीं सकते कि ये कितने सर्कल्स हैं। बट एक और चीज़ है जिसकी हेल्प से हम पता करा सकते हैं सर्कल्स कैसे हो सकते हैं, वो है यहाँ से यहाँ तक की हाइट। ये हाइट हमें बताएगी ये टोटल जगह कितनी है। तो अगर हमें इस पर्टिकुलर एक सर्कल के सरकमफ्रेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट के साथ इस सिलेंडर की, तो हमें ये पूरी जगह का एरिया मिल जाएगा। जैसे अगर आपको 12 मैंगोज हैं, एक मैंगो का रेट पता है तो 12 का निकल जाएगा ना, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। वैसे जो सिलेंडर है वो बड़े सारे सर्कल से बना, एक सर्कल का एरिया हमें पता है और वो टोटल कितने हैं वो पता चलता है हाइट से। तो h बताएगा टोटल कितने हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे h से, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2 पाई RH, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, ये आया सर्कल से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक आइडिया था याद रखने का। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई RH। ठीक है, एक हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया, अब है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, इसकी जितनी सरफेसेस हैं उनका एरिया। तो कितनी सरफेसेस हैं, देखो सर्कल में एक तो ये कर्व्ड सरफेस है, फिर एक नीचे क्या है, ये सर्कल जैसा है बट ये बीच से भरा हुआ है। तो आपको ये बीच की जगह भी निकालनी है। तो आपको पता है एक सर्कल की जो बीच की जगह होती है वो उसका क्या होता है, एरिया, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r²। ये सर्कल्स हमने ऐसे इंक्लूड की थी उनकी बाउंड्री, बट ये जो सर्कल नीचे बैठा है इसका बीच की जगह हमने कैलकुलेट कर रही है जो इसका एरिया है। और ये ऐसे कितने सर्कल्स हैं, ऐसे 2 सर्कल्स हैं, एक सर्कल नीचे है और एक सर्कल ऊपर है, जो कुछ ऐसा आपको दिख रहा है। अगर मैं इसका ये जो बेस काट के रखूं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, और वो इधर भी लगा है और इधर भी लगा है, मतलब 2 सर्कल्स जो हैं वो कर्व्ड सरफेस एरिया में जुड़ रहे हैं, उनका एरिया। तो एक ये आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस इसमें एक सर्कल का एरिया जुड़ गया, लेकिन हमें एक नहीं 2 का जोड़ना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दिस प्लस दिस कर्व्ड प्लस द एरिया ऑफ द 2 सर्कल्स इज इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया, इसलिए इसको कर्व्ड नाम दिया गया, इसको टोटल नाम दिया गया। अब यहाँ कॉमन ले लो 2 पाई r, दोनों में कॉमन है, पीछे बच गया r प्लस h। सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, मतलब इस सिलेंडर में कितनी जगह है बीच में, ये जगह कितनी है बीच में। तो देखो आपको पता है कि ये जगह कितनी है, पाई r², क्योंकि सर्कल का एरिया है, और ये बीच में जो जगह है वो ऐसे ही सर्कल्स जो बीच से कट गए हैं वो जगह बचती है। तो ये टोटल हाइट कितनी है, h। अगर h को हम इस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच की सारी जगह हमें मिल जाएगी। तो वॉल्यूम कितना होगा, पाई r²h। ये क्या है, ये एरिया ऑफ अ सर्कल है जो बेस का है, और ऐसे ही सर्कल मिलके क्या बना रहे हैं, ये बीच की जगह बना रहे हैं।
समझ आ रहे हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया में हम ये बाहर की जगह देख रहे हैं और वॉल्यूम क्या होता है उसके बीच की जगह। तो बीच की जगह उतनी ही है जितनी इस सर्कल के पास जगह है, और ऐसे सर्कल्स जुड़ते जाते तो ये एक सिलेंडर बन जाता, और कितने हैं वो h हाइट से पता चल रहा है। तो हमने एक सर्कल के एरिया को h से मल्टीप्लाई किया तो हमें सिलेंडर का वॉल्यूम मिल गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आइडिया था समझने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं, नेक्स्ट फिगर अगर हम देखें तो क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड क्या होता है, थोड़ा सा अगर मैं आपको आइडिया देने की कोशिश करूं तो जैसे ये मेरे पास एक बुक दिखा रहा हूं मैं आपको, जैसे मेरे पास ये एक बुक है, एक बुक ये है, और मैं एक चीज़ और दिखाता हूं आपको, और अगर ये आपको ये दिखाता हूं तो अगर आप ये देखो, ये एक रेक्टेंगल मैंने आपको कहा था जिसकी लेंथ है और ब्रेड्थ है, लेकिन इसमें ये जो थिकनेस है इसकी ये नेग्लिजिबल है, तो इसको हम प्लेन या 2 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं जिसमें लेंथ है और ब्रेड्थ है। अगर मैं ऐसी बहुत सारी फाइल्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दूं तो हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ ऐसा मिलेगा, हमें कुछ ऐसा मिलेगा। कहने का मतलब जैसे ये एक पेज है तो इसकी ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, लेकिन इसकी थिकनेस नहीं है। लेकिन जब हमने ऐसे काफ़ी सारे पेजेस इकट्ठे कर लिए तो हमारे पास ये जो फिगर बनी, तो ये क्या बनी, दिस इज कॉल्ड क्यूबॉइड। ये 3 डायमेंशनल फिगर है, इसको क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। तो ये कैसे बनी, रेक्टेंगल्स को इकट्ठा कर करके। तो ये कैसे दिख रही है आपको, क्यूबॉइड कैसा दिख रहा है, कुछ रफली अगर देखें तो ऐसे ही बनाते हैं, आपको पता है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये क्यूबॉइड है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें लेंथ है और ब्रेड्थ है, ये लेंथ, देन ये ब्रेड्थ और ये हाइट, 3 चीज़ें हैं। तो ये लेंथ है, ये जो साइड में जा रही है ये लेंथ, ये जो साइड में गई ब्रेड्थ, और ये जो ऊपर की जगह है इसकी थिकनेस वो है हाइट। ठीक है, दिस इज बी, दिस इज हाइट। समझ आ गया आपको, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अब इसका अगर आपको एरिया पूछे कि इसका सरफेस एरिया कितना है, तो इसकी कितनी सरफेसेस हैं, देखो यहाँ इसकी कितनी सरफेसेस हैं, एक, ये 2, ये 3, ये 4। तो मैंने चारों साइड से घुमा लिया, 1 2 3 4, एक ऊपर है 5 और एक नीचे है 6। तो टोटल इसकी 6 सरफेसेस हैं। लेकिन अगर आप देखो जो जितनी ये है उतनी ही ये है, जितना ऊपर वाला हिस्सा है उतना ही नीचे वाला हिस्सा है, जितना इस साइड वाला हिस्सा है उतना ही इस साइड वाला हिस्सा है। तो अगर आप देखो ये एरिया कितना है, तो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये एक रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये हो गया एक साइड का एरिया। ठीक है, तो ये हो गया एक साइड का एरिया, वो कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेकिन जितना एरिया इसका है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो सामने साइड दिख रही है, उतना ही बैक साइड का है। तो इसको मैं डबल कर लेता हूं। अब ये और पीछे वाली तो कवर हो गई, अब बच गई ये वाली। अगर मैं बोर्ड में समझाऊं, ये मेरा फ्रंट फेस लिया था, तो ये लेंथ, अगर यहाँ पे आप हाइट लेके चल रहे हो तो पहले हाइट ले लेते हैं। तो सामने थी लेंथ और हाइट, ये भी लेंथ और हाइट, और इसके जो सामने ये पीछे वाली है इसमें भी लेंथ और हाइट, तो ये L इंटू एच 2 टाइम्स हो गया। रेक्टेंगल का एरिया पड़ा आपने, ये रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है, 2 रेक्टेंगल्स हैं, तो लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं। बट यहाँ एक का नाम लेंथ है, दूसरी का नाम हाइट है। अब ये वाला और ये वाला तो हो गया, ये फ्रंट और बैक तो हो गया। अब साइड वाला चलते हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अगर बुक में देखें तो ये वाला और ये वाला, ये निकलेगा इन दोनों चीज़ों से, B और H से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो B और H को जितना ये होगा उतना ही, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो इसको भी 2 गुना कर देंगे, प्लस अब बच गया ये ऊपर वाला। तो ऊपर वाला कैसे निकलेगा, देखो ऊपर वाला कैसे निकलेगा, ये ऊपर वाला, अगर ये L है तो ये भी कितना होगा, L है ना, ये L है तो ये भी L होगा, ये B है तो ये भी B होगा, ये भी B होगा। तो ऊपर वाला कैसे निकलेगा, L इंटू B। तो जितना ऊपर का है उतना ही नीचे का है, तो ये भी ट्वाइस हो जाएगा। तो ये क्या होगा, अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो बचेगा 2LB प्लस BH प्लस HL। पहले लेंथ और ब्रेड्थ को, फिर ब्रेड्थ और हाइट को, फिर हाइट और लेंथ को, जो 3 पैरामीटर्स हैं LBH, उनको बारी बारी मल्टीप्लाई करना है आपस में और 2 टाइम्स कर देना है। सो ये दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, अब इसमें कर्व्ड जैसी चीज़ तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया का नाम नहीं आया। यहाँ जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम कैसे आएगा, अगेन
वॉल्यूम का क्या मतलब, इस बुक के बीच में कितनी जगह, अगर ये खाली बुक होती तो बीच में कितनी जगह है। तो ये किससे बनी है, मैंने कहा रेक्टेंगल से बनी है। तो एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एक रेक्टेंगल का एरिया होता है। लेकिन अब इसकी हाइट आ गई, मतलब हाइट बता रही है हमने कितने रेक्टेंगल्स रखे हैं। अगर ये जगह इतनी है तो इसके नीचे 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 हर रेक्टेंगल एक जगह दे रहा है इतनी, और जो मिलके वॉल्यूम बना रहा है, और वो कितने रेक्टेंगल्स है वो हाइट से पता चल रहा है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इससे पता चल जाएगा ये जो बॉक्स है इसके बीच में कितनी जगह है, इसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है। सो क्यूबाइड में दो चीज़ें पढ़ी हमने, एक तो उसका सरफेस एरिया, दिस इज 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, और इसका जो वॉल्यूम है वो तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई करके निकलता है। और ये फॉर्मूला किससे बना है, रेक्टेंगल्स की कलेक्शन करके हमें एक क्यूबाइड मिलता है। ठीक है। तो जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है क्यूब। नेक्स्ट ज्योमेट्री फिगर है वो है क्यूब। ठीक है। अब क्यूब क्या होता है, अगर आपने रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर ले लिए, स्क्वायर को एक दूसरे के ऊपर रखना शुरू कर दिया, तो वो जो रखना शुरू कर दिया और हाइट उतनी ही रखी जितनी उस स्क्वायर की लेंथ थी, मतलब ये जो एल बी एच है इन तीनों को क्या कर दिया आपने सेम। तो ऐसी 3 डायमेंशनल फिगर इसको हम बोलेंगे क्यूब। क्या बोलेंगे, क्यूब। तो इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट नहीं बोलेंगे, हर साइड को साइड बोलेंगे और एज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एज। ठीक है। जितनी ये होगी उतनी ही यही होगी, उतनी ये होगी, तो तीनों जो डायमेंशंस है वो बराबर हो जाएंगी। तो क्यूबाइड इज अ स्पेशल केस, क्यूब इज अ स्पेशल केस ऑफ क्यूबाइड, इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम हो जाती हैं, मतलब ये सारे बराबर हो जाते हैं, एल एच बी एच। तो अगर आप यहाँ पे पुट करोगे एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच, इन तीनों की जगह एच लिख दोगे। क्या लिख दोगे, एच, जो साइड का नाम है। तो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जल्दी से कैलकुलेशन करो आप, 6 टाइम्स एच का स्क्वायर। वो क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो अगर मान लीजिए इसका नाम एच है तो ये बनेगा एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो 3 बार ऐड हो जाएंगे, 3 इंटू 2 6, तो 6 एच स्क्वायर। ये क्या आ गया, इसका सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया नहीं लिख देना, सिर्फ सरफेस एरिया लिखना। ठीक है। तो एरिया क्या हो गया इसका, क्यूब का 6 इंटू एच का स्क्वायर, या साइड लिख सकते हैं। तो एल बी एच, वॉल्यूम कितना होगा क्यूब का, तीनों बराबर हो गए, तो एच का क्यूब या साइड का क्यूब, जो भी आप वर्ड यूज कर रहे हो, एच वर्ड यूज कर रहे हो, साइड वर्ड यूज कर रहे हो, वो चीज आप लिख लोगे। उसका नाम आपने एल दे दिया, एल क्यूब रख दो, हर तीनों को लेंथ ही बोल लिया। तो जो भी नाम होगा, जो भी उसकी एक, जब भी क्यूबाइड होगा आपको एक ही साइड दी होगी, इसका मतलब सारी साइड्स उतनी है, उसका क्यूब कर दो तो क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है। ये भी समझ आ गया आपको, क्यूब और क्यूबाइड, बस तीनों को इक्वल कर दो क्यूबाइड में तो वो बन जाता है क्यूब। तो अब जो नेक्स्ट है, आई थिंक 8th है, तो वो है स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, स्फीयर और सर्कल में क्या फ़र्क है, स्फीयर भी गोल होता है, सर्कल भी गोल होता है। स्फीयर और सर्कल में ये फ़र्क है कुछ ऐसा, दिस इज़ अ सर्कल, ये क्या है, सर्कल है। ठीक है। अब ये बीच से भरा हुआ है, इसको तो डिस्क बोलेंगे, जो सर्कल बीच से भरा होता है उसको डिस्क बोलते हैं, अदरवाइज सर्कल होता है कुछ ऐसा। ठीक है, ये जो है। लेकिन आपका जो फुटबॉल है, जो क्रिकेट बॉल है, तो वो क्या हुआ है, वो कुछ पतली सी चीज़ नहीं है, वो काफ़ी गोल सी चीज़ है। तो ऐसी गोल सी चीज़, बेसिकली वो 3 डायमेंशनल चीज़ है, उसको बोलते हैं हम स्फीयर। क्या बोलते हैं उसको, स्फीयर बोलते हैं। तो स्फीयर में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे स्फीयर का कर्व, स्फीयर तो होता ही गोल है, तो इसमें सरफेस एरिया बोले या कर्व सरफेस एरिया बोले तो एक ही बात है। तो कर्व सरफेस एरिया तो कितना होता है, एक, याद रखना आप स्फीयर को हमेशा 4 सर्कल्स के बराबर देखने की कोशिश करो। वो क्यों, क्योंकि जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का है, तो उसको 4 बार जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा अगर हम एनालिसिस करें ज्योमेट्री का, तो 4 सर्कल्स मिलके एक स्फीयर बना देते हैं। तो इसलिए इसका जो सरफेस एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। एंड वॉल्यूम, अब तो ये 3 डायमेंशन फिगर है ना, तो इसके बीच में कुछ जगह होगी, एक फुटबॉल है उसके बीच में हवा भरनी है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो उसका जो वॉल्यूम होता है, दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये किसकी डिटेल्स थी, स्फीयर की। ठीक है, समझ आ गया, कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया
एक ही बात है। और वॉल्यूम तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस इन पे ऐसे ही आते हैं। तो नेक्स्ट आ जाएगा हेमिस्फीयर, 9th वन। क्या आ जाएगा? हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर क्या होता है? हेमी मतलब उसका आप आधा कर रहे हो, तो सफेयर को आधा गायब कर दिया तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो जैसे आपकी कटोरी होती है ना, तो इट्स काइंड ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर मतलब जो चीज़ स्फीयर थी उसका आधा कर दिया तो उसकी हर चीज़ क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या? पहले 4πr² था, इसका आधा कर दिया, तो जब आधा करेंगे तो 4/2 क्या आएगा? 2πr²। एंड द लास्ट वन इज वॉल्यूम। क्या हो जाएगा? इसको भी 2 से डिवाइड कर लेंगे अगर, तो 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ गया? 2 2 4, तो 2/3πr³। तो वॉल्यूम क्या आ गया? 2/3πr³। सो ये था हमारा हेमिस्फीयर और कुछ और ज्योमेट्रिकल फिगर्स जिनके डायरेक्ट फॉर्मूलास दिए जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, उनको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपनी स्पीड को बढ़ाइए। थैंक यू।